हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो सीरीज चल रही है उसमें चैप्टर नंबर 4 की तरफ। और चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं मैट्रिसेस तक का पोर्शन, जहाँ पे हमने मैट्रिसेस तक के लिए 3rd चैप्टर तक का पोर्शन हम कर चुके हैं सीबीएसई एग्ज़ाम और स्टेट बोर्ड के जो भी एग्ज़ाम्स हैं 12th क्लास के लिए उनके लिए। और अगर आपने लास्ट वीडियो जो मैट्रिक्स का था वो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका जो आप पता ही आपको चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोई बेसिक स्टार्टिंग नहीं है कि हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो हम इसको कर रहे हैं एडवांस्ड लेवल पे। मतलब कहने का इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का मतलब होता है आप वो उसकी बेसिक बातें जानते हैं उस चैप्टर की। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए टाइम कम मिलता है और कैलकुलेशन कैसी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिए कि इस पे पहुंचने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, तो सिर्फ इस पे आप ये सोचते हैं कि अगर इस चीज़ को करने से काम चल जाएगा तो आप गलत सोचते हैं। आप ऐसा ना कीजिएगा। आप कीजिए, पहले इसका बेस समझिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, तो उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव पे आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिटरमिनेंट चैप्टर। डिटरमिनेंट जो चैप्टर है उसकी सबसे पहले बात होती है कि डिटरमिनेंट क्या होता है। एक नंबर होता है दैट इज़ एसोसिएटेड विद एक गिवन मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसके साथ जो भी उसका नंबर एसोसिएट कर दिया जाएगा, जैसे 2x2 ऑर्डर है, 3x3 ऑर्डर है। और ये ध्यान रहे कि डिटरमिनेंट हमेशा पता ही आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, 2x2, 3x3, 4x4 वगैरह जो भी है। ठीक है, तो जैसे 2x2 मैट्रिक्स का जैसे हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट के लिए सिंबल जो यूज़ करते हैं वो मॉडुलस का सिंबल ही यूज़ होता है। ठीक है, ए जैसे आपके पास 1 2 3 4 या ABCD आपकी कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए ABCD था, ये मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट जो लिखने का जो स्टाइल होगा वो आपका मॉडुलस सिंबल से होगा। एंड दैट विल इसमें आप क्या करोगे, जो मैट्रिक्स का जो सिंबल है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मॉडुलस सिंबल। एंड उसके बाद आप क्या करते हैं, डिटरमिनेंट करते हैं। डिटरमिनेंट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि A से D और -B से C। ठीक है, AD - BC ये होगा आपका 2x ऑर्डर का डिटरमिनेंट। ऐसे ही 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता है। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इतना डिटेल से हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम एडवांस्ड लेवल पे चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिसको हमें बेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बेस अपने आप से कर लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम डायरेक्टली उन क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं। मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो आपको शायद इस बुक में भी ना मिले, जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ NCERT एग्जाम्पलर, तो वो आप नोट कर लीजिए। जैसे कि एडजॉइंट ऑफ A और इनटू A, ये आपको पता होगा बुक में है, हर बुक में, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे RD शर्मा हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होती है, ये आपको बेसिक बातें वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है कि वेरीफाई दैट। ठीक है, लेकिन इस बार कोई चांस नहीं है इसके आने की क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन बनता है और आना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव लेवल का, तो इसलिए ये चांस नहीं है। बट ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्योंकि अभी मैं जो बताने वाला हूँ उसके लिए इसकी प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू तो आप ये नोट कर लीजिए। सेकेंड वैल्यू, अगर आपको ये कहा जाए, ये MCQ में आ सकता है इसलिए बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू द पावर n-1। ठीक है, नोट कर लीजिए सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिए, एडजॉइंट ऑफ A, यानी कि एडजॉइंट ऑफ A का फिर से एडजॉइंट करना, तो वो भी MCQ में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A में आ सकता है। सपोज कह दिया जाए मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3x3 और 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कह रहे हैं, और उसमें आपको डिटरमिनेंट, हमें एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट पूछें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A पावर 3-1, क्योंकि n की जगह यहाँ पे ऑर्डर 3 है तो n यहाँ पर 3 बोला जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर रखा जाएगा n 3-1 यानी कि 2 इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर सपोज आपको गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ A इज़ 5, A का जो डिटरमिनेंट है 5 गिवन है, तो आपको बताना है कि एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो आप ये सोचने में मत लग जाइएगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लेंथी वे में यूज़ करते हैं क्वेश्चन को, तो वो सोचेंगे एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए मैट्रिक्स तो है ही नहीं, फिर कैसे ले आए, फिर कहाँ से आएगा, है ना, मैट्रिक्स तो है ही नहीं इसमें। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि डिटरमिनेंट तो दे ही रखा है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 है और उसकी पावर में 2 कर दीजिए। 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 25 होता है,
तो रिजल्ट विल बी 25। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो था आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पे कई पॉइंट हो चुके हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके कर देता हूँ। कलर जो है मैं रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको भी। एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ध्यान रखिएगा यहाँ पे है डिटरमिनेंट स्टार्टिंग में, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो एक नंबर होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है डिटरमिनेंट, ठीक है। पावर n-2, एन यहाँ पर है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जैसे 3/3 हो तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2/2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। गलती से इसको 3 × 3 9 मत कर दीजिएगा कि n की वैल्यू 3 × 3 9 हो गई, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। n को आपको 3 ही रखना है, ठीक है। n 3 रहेगा अगर 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 2/2 ऑर्डर है तो n की वैल्यू 2 रहेगी, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एज इट इज़, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले नोट करने हैं। ये थर्ड फॉर्मूला आपको बता दिया है, 1 2 और 3, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले में चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है अभी जो करवाया था वही उसी से रिलेटेड है, ठीक है, उसी से रिलेटेड। देखिए कैसे, तो अब देखिए कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है आपका 3 फॉर्मूले में आपको बता चुका हूँ, है ना। और फोर्थ जो फॉर्मूला वो है एडजॉइंट ऑफ ए, इसका भी डिटरमिनेंट, ठीक है, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर से वही कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट निकालने आ सकती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मान लीजिए 5 गिवन है या 3 गिवन है या 6 गिवन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो डिटरमिनेंट की वैल्यू वो रख दीजिएगा। और मान लीजिए ऑर्डर 3 है, उसका 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो n की वैल्यू 3 रखी जाएगी। तो अगर मान लो डिटरमिनेंट उसका 5 है और उसकी पावर में हो जाएगा n, ऑर्डर आपका 3 गिवन है, मान लीजिए 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 3 - 1 2 और उसका स्क्वायर, यानी कि 5⁴ समझ में आ गया। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए का डायरेक्ट वैल्यू जो है वो आपको ऐसे रख सकते हैं। तो ये 4th नंबर पे फॉर्मूला ये बनता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको नोट करने हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है, क्या होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये मैं पिछले किसी लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। अगर ए बी का ट्रांसपोज है प्रोडक्ट का तो भी उल्टा होता है, बी पहले ए बाद में हो जाता है। ए बी का इन्वर्स है तो भी यही होता है। मतलब जैसे प्रोडक्ट आपको दिखे ना तो आप उसको उल्टा कर दीजिएगा। ध्यान रखिए सिर्फ प्रोडक्ट में ऐसा करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं करना है। जैसे एडजॉइंट ऑफ ए बी है तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ए बी का ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ए बी का इन्वर्स है तो वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको समझनी है, ठीक है। अब हम फटाफट से चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव लेवल के आएंगे, तो हम सीधा ऑब्जेक्टिव के पे ही चलेंगे। बेसिक लेवल का जो क्वेश्चन है वो आपको इजीली आप खुद से कर पाएंगे, बट मैं आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चाह रहा हूँ। क्वेश्चन में 24th जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उससे पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो उनको आपके आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन लेंथी जाएंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 2x 5 8x इसका डिटरमिनेंट जो है दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन है दोनों के, 6 2 -2 है और 7 3 है, ठीक है। 6 - 2 6 - 2 7 3, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट सोल्व कीजिए तो आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि आपको बता दिया था मैंने। 2x² - 40 इज इक्वल टू 18 - प्लस 14, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +-6, और +-6 जो है वो आप देख सकते हैं। +-6 कौन से नंबर पे आता है, वो आपका है सी ऑप्शन, ठीक है। तो वो आपका 24th का सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट जो है वो a - b b + c a b - a c + a b c - a + b c, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करना है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है ये क्वेश्चन, ठीक है। कोशिश कर लें इसको याद करने की, अगर रख सकते हैं तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। इसको नन ऑफ दीज प्रैक्टिस करें तो अच्छी बात है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिटरमिनेंट की उसी को यूज़ करके ही होगा ये, ठीक है। वो आप कर सकते हैं आराम से। तो इसका आंसर जो आएगा इनमें से तीनों में से कोई भी नहीं आएगा, तो नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 26th
द एरिया ऑफ द ट्रायंगल with the vertices this and this is 9 square units, then the value of k will be, k की वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, ठीक है। x1 y1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये रहा, x2 y2 सेकंड कोऑर्डिनेट ये रहा, x3 y3 थर्ड कोऑर्डिनेट ये रहा। तो आपको रखना है x1 की जगह -3, y1 की जगह 0 और 1। तो फर्स्ट रो हो जाएगी -3 0 1 यानी कि 1/2 -3 0 1 3 0 1 0 k 1 इज इक्वल टू 9, ये गिवन है, ठीक है। डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर का आपको निकालना है। उसको सोल्व करने के बाद k की वैल्यू आप निकाल लेंगे, और k की वैल्यू जब आप निकालोगे तो उसको सोल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3, ठीक है। आंसर क्या आएगा 3, तो 3 ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं 27th क्वेश्चन पे। 27th जो क्वेश्चन है उसको भी फिर वही बात आती है, इसमें हम जब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। इसका जो डिटरमिनेंट आएगा यहाँ पर बीच में मैं बता देता हूँ क्या है। ये देखिएगा यहाँ माइनस है तीनों जगह, यहाँ पे भी बीच में माइनस का साइन है और यहाँ पर भी माइनस, यानी कि सब जगह माइनस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, बीच में माइनस का साइन है। तो इसकी जो एक्सपेंशन करते हैं यानी कि इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो आएगा 0, ठीक है, ठीक है। याद कर लीजिए इनको, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम लगाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। वैसे चांसेस ना ही है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट जो पोर्शन है वो आपका सिलेबस से हट चुका है, तो इसके चांसेस नेग्लिजिबल है, ठीक है। जिस बच्चे को याद रख सकते हैं, जो बच्चे उनको याद रख लें डायरेक्ट कि इसका आंसर 0 आएगा, और 0 इसमें किसी ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज आंसर कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 28 पे। 28 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रियल डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इन द इंटरवल -π/4 to π/4, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड है, मैं फिर से यही कहूँगा कि प्रॉपर्टी बेस्ड है और MCQ है। तो MCQ तो है तो मान लिया चलो, ऑब्जेक्टिव तो आएंगे, लेकिन ये थोड़ा प्रॉपर्टी बेस्ड है। तो प्रॉपर्टी बेस्ड है तो क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन लेंथी जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा, ठीक है। एक मैं थोड़ा सा हिंट जरूर देना चाहूँगा आपको। हिंट ये है स्टूडेंट्स कि आप इस तरह की क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो जैसे π/4 आपको नज़र आ रहा है, इसमें दिख रहा है ना π/4, देखिए रहा -π/4 से π/4। तो आप जब भी -π/4 से π/4 नज़र आ जाए, आप समझ जाइएगा 10 से इसका कोई लिंक है ज़रूर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका लिंक जो हो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका आंसर जो डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालोगे इक्वल टू 0 रखते हैं, बीच में इक्वल टू का साइन है यहाँ पर, ठीक है, 0 रखते हैं तो आप इसकी वैल्यू 10 में कन्वर्ट होगी ज़रूर, पक्का, ठीक है। और 10 π/4 जो होता है वो 1 होता है, तो ये आंसर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की। 29 है ABC जो है एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल है। तो एंगल ऑफ ट्रायंगल है तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, A + B + C जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। A + B + C इज इक्वल टू 180 कह सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी यूज़ होगा, जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज में था। कौन सा था वो, अगर आपकी साइड A है स्मॉल a, तो दैट इज इक्वल टू B cos C + C cos B, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल a मतलब साइड की लेंथ है, B स्मॉल साइड की लेंथ है और स्मॉल c साइड की लेंथ है। 3 साइड होते हैं ट्रायंगल में, उनकी साइड्स है ABC, और जो कैपिटल cos C और cos B लिखे वो एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी है। इसी तरह से B के लिए फॉर्मूला बनता है। देखिए जब A का फॉर्मूला बनता है तो B और C में वैल्यू आती है, अब B का फॉर्मूला बनेगा तो A और C में वैल्यू आएंगी, ठीक है। एक बार A यहाँ पर आगे रख दीजिएगा, A cos C + C cos A, ध्यान रखिएगा कोस के साथ जो लगेगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा, और आगे जो मल्टीप्लाई होगा वो स्मॉल में रहेगा, क्योंकि लेंथ है, साइड की लेंथ जो होती है वो हमेशा स्मॉल में लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको आप सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने से मैं डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ। इसका आंसर आप याद रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 0, ठीक है। इसका आंसर आपका 0 आएगा, यानी कि A ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30th क्वेश्चन में क्या करना है, FT आपको एक डिटरमिनेंट गिवन है, जो डिटरमिनेंट आपको सोल्व कर लेना है। इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिएगा आप अपने आप, ठीक है। निकालने के बाद उसको t² से डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको t² से डिवाइड कर दीजिएगा, और लिमिट t टेंड टू 0, यहाँ पे टेंड टू का सिंबल बना दीजिएगा, दोनों के बीच में एरो साइन जो होता है, ठीक है, t टेंड टू 0। तो सिंपल है वैसे, क्योंकि FT की वैल्यू आपको रख देनी है, और डिवाइड बाई t² कर दीजिएगा, और फिर उसको लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा t टेंड टू 0। ध्यान रखिएगा लिमिट अप्लाई करने के लिए आपको 11th क्लास का लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव किया था 11th में, जिसमें हमने ये देखा था कि 0/0 फॉर्म बनती है तो वो अनडिफाइंड होती है, उसको आप उसको फर्दर सॉल्व करते हैं अलग अलग मेथड से, वही स्टेप यहाँ पर लेना है,
ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, मैं आपको एडवांस में आंसर बता रहा हूँ साथ में। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 31 पे। 31 जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। 31 क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 1 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, बाकी ठीक है। तो 1 1 1 ऊपर है, फिर सेकंड रो है आपका 1 1 प्लस साइन थीटा 1, और फिर है 1 प्लस कोस थीटा 1 और 1। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको पूछी गई है। तो जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, उसका डिटरमिनेंट जो आएगा वो आएगा आपका साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, इसका जो डिटरमिनेंट आएगा जब आप निकालेंगे तो वो आएगा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 है तो ऑब्वियसली इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी साइन 2 थीटा की। तो साथ में 1/2 लगा हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, उसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रिजल्ट आएगा 1/2। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। 32nd क्वेश्चन पे चलते हैं। 32nd क्वेश्चन जो है वो है इफ़ fx इज इक्वल टू 0x माइनस ए, ये ऊपर फर्स्ट रो है उसमें माइनस है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, और नीचे प्लस है, और यहाँ पर माइनस है। यानी कि आपका फर्स्ट रो है आपकी 0x माइनस ए एक्स माइनस बी, एक्स प्लस ए 0x माइनस सी, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी और 0। इफ़ दिस इज fx देन f ऑफ a 0, f ऑफ b 0, f ऑफ 0 0, f ऑफ 1 0। तो आपको क्या करना है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको चारों ही पुट करके देखने पड़ेंगे। ए रख के देखिए, पहले x को a रखिए, फिर देखिए क्या ये रिज़ल्ट जो है f ऑफ a 0 आता है। ठीक है, फिर हम b रख के देखेंगे, x की जगह b रख दीजिए और रिजल्ट देखिएगा डिटरमिनेंट क्या आता है सॉल्व करने से। अगर वो 0 आता है तो b ऑप्शन हो जाएगा, और 0 रखने से, x के लिए 0 रखने से 0 आता है तो वो c ऑप्शन, और 1 रखने से अगर 0 आता है तो वो d ऑप्शन है। तो हम जब इसको वेरीफाई करके देखेंगे, चेक करके देखेंगे, तो हम देखेंगे c जो ऑप्शन है, यानी कि 0 रखने से, x की जगह 0 रखने से इसका आंसर 0 ही आता है, यानी कि c ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये ट्राई कीजिएगा, ईजी है बिल्कुल, वैल्यू पुट करनी है बस, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33rd है क्वेश्चन आपका। इफ़ a इज़ 2 लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा है बीच में, इसका डिटरमिनेंट है। ठीक है, 2 लैम्डा माइनस 3, यहाँ पर बीच में -3 है, यहाँ पर जो फर्स्ट रो है यहाँ पे लैम्डा के बाद -3 है। ठीक है, 0 2 5 1 1 3 एंड देन ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ़। देखिए ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका डिटरमिनेंट जब आप निकालोगे ना तो आएगा 5 लैम्डा प्लस 8। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालना आपका काम है। 2 लैम्डा -3, मैं फिर से बता देता हूँ, फर्स्ट रो जो है वो 3 माइनस है, बीच में लैम्डा है, तो 5 लैम्डा प्लस 8 इज़ नॉट इक्वल टू 0, और लैम्डा हो जाएगा नॉट इक्वल टू -8/5। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम कहेंगे नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर आएगा इसका नन ऑफ दीज। नेक्स्ट 34th, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, गलत कौन सा, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से 34th क्वेश्चन को। पहले एडजॉइंट ऑफ ए है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी है जो मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी, वीडियो के स्टार्टिंग में। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल का इनवर्स होता है, यानी कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कीजिए या इनवर्स का फिर डिटरमिनेंट कीजिए, बात एक ही है। तो बी भी ठीक है। सी ऑप्शन देखिए, ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो के। अब ऑप्शन बचता है डी। तो हम देख चुके हैं ए बी और सी तीनों ही आंसर इसके सही हैं, तो ऑप्शन वैसे ऑब्वियसली बी डी ही बचता है जो सही नहीं हो सकता। और वैसे भी मैंने बताया था इन्वर्स जब अप्लाई करते तो प्रोडक्ट वाले में उल्टा होता है, एडिशन में उल्टा नहीं होता। ठीक है, ए प्लस बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स गलत है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है उल्टा होने वाला केस। तो ये है आपका 34th क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं 35th।
इफ़ एक्स वाई जेड आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम जीरो, यानी कि जीरो नहीं है, एक्स भी जीरो नहीं है, वाई भी जीरो नहीं है, और जेड भी जीरो नहीं है, ठीक है, एंड वन प्लस एक्स, वन वन और वन, यानी कि बीच में प्लस का साइन है सब जगह, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है, वन प्लस है, वन प्लस एक्स, वन प्लस वाई, वन प्लस जेड। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस जेड इनवर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन लेंथी जा रहा है, ठीक है, लेंथी जा रहा है, मतलब कहने का ये हुआ, आप कोशिश कीजिएगा कि इसको रट्टा ही लगा लें, इसका आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आएगा, ठीक है, इसका आंसर डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, और प्रैक्टिस कर के देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, रिजल्ट जो आएगा वो आपका 1/x, यानी कि इसके डिटरमिनेंट को हमने जीरो के इक्वेट करना है, जीरो के इक्वल रखना है, और जब इक्वेट करने से आप देखेंगे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू जो आती है वो -1 आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि यहाँ पर x है, फिर नेक्स्ट है x प्लस वाई है, यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन है, सब जगह ही प्लस है, सब जगह प्लस के साइन है, ठीक है, प्लस साइन सब जगह यहाँ पर, जितने भी यहाँ पे ब्लैंक दिख रहे हैं आपको सब प्लस कर देना, ठीक है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y, एक्स, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है। तो इसका एक हिंट है मेरे पास, हिंट ये है कि इसकी जो वैल्यू आती है ना, देखिए ध्यान से, किसी भी रो को आप ऐड कर लीजिए या किसी भी कॉलम को ऐड कर दीजिए तो एक चीज़ कॉमन आएगी, देखिए ध्यान से, फर्स्ट रो को अगर ऐड करते हैं तो 3x प्लस 3y आएगा, सेकंड रो को ऐड करिए तो भी 3x प्लस 3y आएगा, थर्ड रो को ऐड करेंगे तो भी 3x प्लस 3y आएगा, मतलब कहने का फर्स्ट जो कॉलम है उसकी वैल्यूज़ बन जाएंगी 3x प्लस 3y, यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, 3 इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसको आप सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं, फिर उससे क्या होगा, फर्स्ट कॉलम जो है वो 1 1 1 बन जाएगा, और ये आंसर आपका जो आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, ठीक है, 9y² इंटू एक्स प्लस वाई, ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37th। देयर आर टू वैल्यूज ऑफ ए विच मेक्स द डिटरमिनेंट इक्वल टू 86, देन द सम ऑफ दीज नंबर इज, मतलब क्या हुआ, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर एक फिर से यही भी मिसप्रिंट है, यहाँ पर एक 1 की जगह -1 है, ठीक है, बाकी ठीक है, -2 5 सब कुछ ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट आप निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट जो आएगा वो इसका इससे क्वाड्रेटिक बनेगा, जैसे a² प्लस 4a माइनस 21, इसका डिटरमिनेंट आएगा a² प्लस 4a माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ये बचेगा इसका डिटरमिनेंट। इसके फैक्टर बनेंगे a प्लस 7 और a माइनस 3, यानी कि a की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो -7 आएगी और a की वैल्यू आएगी एक 3, और हमें पता है इनका सम पूछा है, तो a की जो दो वैल्यूज़ आई हैं, टू वैल्यूज़ ऑफ a, उनका सम चाहिए, तो इनका दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -7 प्लस 3, यानी कि प्लस -4, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन फिलअप से है, a इज़ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन 3a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, तो सिंपल है, जो भी कांस्टेंट से अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट की पावर ऑर्डर बन जाता है, यानी कि ऑर्डर है 3/3, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी कि 3 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 3, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी कि जो डिटरमिनेंट ऑफ a है, जो अगर मैट्रिक्स a को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट जो हो 27a हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने 39 क्वेश्चन के लिए अभी बताया था कि जो स्टार्टिंग में बता चुका हूँ मैं कि इन्वर्स का डिटरमिनेंट करो या डिटरमिनेंट का इन्वर्स करो, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट जो है वो डिटरमिनेंट का इन्वर्स के इक्वल होता है, या 1/, और 1/ डिटरमिनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। 40 क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है। ये क्या है, बीच में सबके यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सब जगह प्लस है, और यहाँ पे सब जगह माइनस है, और ये होल स्क्वायर है सबका, सब में होल स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सब में होल स्क्वायर। तो इसको जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो हमसे पूछा गया है, तो आप देखेंगे इसको सोल्व करके, तो स्क्वायर खोल लीजिएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो आप देखेंगे 2ab जब करेंगे ना तो 2 इंटू 2x 2x इंटू 2 - x, वो दोनों 1 बन जाएगा कट के, ठीक है, क्योंकि 2x का मतलब 2x, और 2 - x का मतलब 1/2x, दैट इज़ एक दूसरे का रेसिप्रोकल, कट जाएंगे, 2 बचेगा उन्हें, ठीक है।
तो आप इसको सोल्व कीजिए तो रिजल्ट आएगा 0। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 41। इफ कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 0 देन डिटरमिनेंट ऑफ दिस स्क्वायर, यानी कि इस डिटरमिनेंट का स्क्वायर हमें पूछा गया है। तो इसका डिटरमिनेंट आप निकाल लीजिए पहले। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे करें। आप सिंपल इसको क्या करें, कोस 2 थीटा अगर 0 है आपका, यानी कि कोस 2 थीटा अगर 0 है तो यानी कि कोस 2 थीटा 0 कब होता है, कोस की वैल्यू 0 कब होती है भाई, कोस होता है 90 में। तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस π/2। तो थीटा क्या हो जाएगा, π/4। तो थीटा की वैल्यू π/4 रख दीजिए इसमें। तो 0 कोस π/4 मतलब 1/√2, साइन π/4 मतलब 1/√2। तो 0 1/√2 1/√2, नीचे हो जाएगा 1/√2 1/√2 0 1/√2 0 1/√2। समझ गए ना, थीटा की वैल्यू 545 डिग्री या π/4 रख दीजिए, समझ जाएंगे आप। फिर इसको डिटरमिनेंट निकाल लीजिए उसका। डिटरमिनेंट जब आप निकालोगे तो वो आएगा -1/√2, और उसका स्क्वायर करना है हमें, ऊपर देख सकते हो डिटरमिनेंट का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो रिजल्ट विल बी +1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में डायरेक्ट है, अभी बताया था ए स्क्वायर का इन्वर्स, तो वही है यहाँ पर उल्टा भी हो, मतलब इक्वल टू होगा ए इन्वर्स का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर करके उसका इन्वर्स करो या इन्वर्स करके उसका स्क्वायर करो, बात एक ही है। ठीक है, 43rd क्वेश्चन जो है वो ये पूछा है नंबर ऑफ माइनर्स कितने होंगे। ये तो छोटा बच्चा जो उसको बेस भी आता है हल्का सा, वो भी कर देगा इसको, कि जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही माइनर होते हैं। तो 3 × 3 है तो 9 एलिमेंट है, तो उसके माइनर भी 9 ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी 2 रो विद द कोफैक्टर ऑफ द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इज इक्वल टू, क्या होता है, यानी कि हमें पूछा है कि सम जो होता है वो अपने क्या होता है, उसकी किसके अकॉर्डिंग, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर ऑफ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट। ठीक है, क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है, सिंपल। ठीक है, ये तो डेफिनेशन आप देखेंगे ना डिटरमिनेंट की, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है डिटरमिनेंट के इक्वल, तो आप इसको डिटरमिनेंट कह सकते हैं, कहेंगे, कह सकते हैं, कहेंगे। नेक्स्ट आता है 45th क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू -9 इज रूट ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन अदर 2 रूट्स आर। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। इसका डिटरमिनेंट जो आएगा वो आएगा x³ -67x + 126 इज इक्वल टू 0। अब आप सोचेंगे मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, सिंपल मैंने सॉल्व कर करके देखिए तब जाके बता रहा हूँ। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करने, टाइम वेस्ट ना हो, थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिख के दिखा रहा हूँ। तो x³ -67x + 126 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है x इज इक्वल टू -9 इसका रूट है, यानी कि x + 9 इसका फैक्टर है। तो x + 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, जैसा कि 9th क्लास में करते थे आप। तो x + 9 से इसको डिवाइड किया जाएगा इससे, तो इसकी क्वाड्रेटिक वैल्यू बनेगी। उस क्वाड्रेटिक को सोल्व करके आपके 2 वैल्यूज़ जो बनेंगी x की वो निकल जाएंगी। तो वो 2 वैल्यूज़ क्या क्या बनेंगी, वो बनेंगी 2 और 7। ठीक है, 2 और 7, ये आपका 45th क्वेश्चन। अब आते हैं 46th क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं एक तरह से, सॉरी एक और बचता है इसके बाद। 46 क्वेश्चन पे चलते हैं। 0 xyz x - z y - z x 0 y - z z - x and z - y 0 इज इक्वल टू। ठीक है, ये पूछा है, तो ये तो देखा जाए तो मैं तो यही मानता हूँ कि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये ना आने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू कैलकुलेशन पार्ट है, वो आपका नहीं होगा, लेंथी जाएगा थोड़ा। ठीक है, इसको मत कीजिएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं 47 क्वेश्चन जो है, मैं आगे इसको लास्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जो ट्रू फॉल्स है वो आपको ट्रू फॉल्स खुद से करेंगे। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपनी बुक को अगर मैनेज कर सकते हैं, कहीं से मिल जाए अच्छी बात है, नहीं तो आपको सॉल्यूशंस ऑनलाइन मिल जाएगा, कहीं पर भी आपको PDF फाइल में एंड्रॉयड ऐप से मिल जाएगा। NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो है सबकी सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे, एक्सरसाइज मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है 1 + x पावर 17 1 + x पावर 23 1 + x पावर 41 अलॉन्ग रो कॉलम कह रहा हूँ मैं। सेकंड कॉलम है आपका 1 + x पावर 19 1 + x पावर 29 1 + x पावर 43, ऐसे ही थर्ड कॉलम है इज इक्वल टू a + bx + cx² एंड सो ऑन, देन a इज इक्वल टू दिस। क्या होगा a इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स बहुत ईजी है, कैसे करना है, दिखने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना ईजी है। कैसे ईजी है, अब देखिए ध्यान से, जैसे ही यहाँ पर आप इसमें से देखिए क्या करते हैं, जो छोटी वैल्यू तो कॉमन निकालते हैं, है ना, जो छोटी वैल्यू होती है कॉमन निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट जो आपका कॉलम है उसमें सारी वैल्यू कॉमन आ रही है। देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए
सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 17, तो 1 + x पे पावर 17 बाहर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड जो रो है उसमें 1 + x पावर 23 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है, और थर्ड में 1 + x पावर 41 सबसे छोटी वैल्यू है। जैसे ही आप इनको कॉमन निकालते हो तो डिटरमिनेंट बचेगा 1 1 1, 1 + x पावर 2, 1 + x पावर यहाँ पे बचेगा 6 और 1 + x पावर 2। सिमिलरली थर्ड रो को कुछ थर्ड कॉलम में कुछ वैल्यू आएगी। तो आप देखेंगे फर्स्ट जो है आपका कॉलम है और फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम हो जाएगी, फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम हो जाएगी, और फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है तो दैट मीन्स डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। तो यानी कि ये वैल्यू 0 के इक्वल है। अब 0 के इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है, समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे। तो इक्वल टू किसके हैं, a + b x + c x के, यानी कि ऑल द a b c सभी की वैल्यू क्या है 0 है, तो हमें तो a की वैल्यू पूछी है, तो a की वैल्यू भी 0 ही आएगी। ठीक है, तो ये है आपका 47वां क्वेश्चन। नेक्स्ट जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये प्रैक्टिस आपको खुद से ट्रू फॉल्स याद रखने हैं, खुद से कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा डिटरमिनेंट का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने छोटे भाई बहनों तक जो भी आपके आस पड़ोस में हैं, ठीक है, उनके पास तक जो स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में +2 या +1 में या 10th में आ रहे हैं, तो वो भी 10th 11th 12th की वीडियोज़ में डालता रहूँगा। ठीक है, और उनके पास ये ज़रूर उनको सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।